बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 109 किस्सा सुन चुके हैं और अब 110 किस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं। बूढ़ 5 मिनट के अंदर अंदर ज़ाहिर को बुला लाया। उसने मुख्तसरन ज़ाहिर को हालात से आगाह भी कर दिया था। उसने आते ही कहा, मुझे सूरत हाल का इल्म हो गया है, अब हमें क्या करना होगा। पहले हम मेकअप के जरिए अपने हुलिये इस हद तक तब्दील कर लेंगे कि हमें आसानी से शनाख्त ना किया जा सके। आओ मैं तुम्हारा मेकअप कर दूं। ज़ाहिर मेरे नजदीक आकर बैठ गया। तहजीब और बूढ़ ने अपने मेकअप खुद करने शुरू कर दिए थे। इस काम में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। अब तुम लोग डाइनिंग हॉल जाकर नाश्ता करो। मैंने उनसे कहा, यहाँ से एक एक करके जाओ और इकट्ठे मत बैठना। जो जरूरी चीजें साथ लेनी हो अभी ले लो, बाद में कोई भी कमरे की तरफ नहीं आएगा। सबसे पहले ज़ाहिर उठा। उसने कमरे का दरवाजा खोलकर मोहतात अंदाज में बाहर झांका और फिर जल्दी से कमरे से निकल गया। उसके बाद बूढ़ और फिर तहजीब भी कमरे से चली गई। इसी दौरान मैं भी अपना हुलिया तब्दील कर चुका था, इसलिए तहजीब के जाने के चंद मिनट बाद मैं भी कमरे पर अलविदाई नजर डालकर कमरे से बाहर निकल आया। मैं दिल ही दिल में बूढ़ को दुआएं दे रहा था कि उसने इतनी जुबो अखबारात देख लिए, वरना हम बेखबरी में मारे जाते। जीनों से नीचे उतरते हुए मैंने पुलिस को होटल में दाखिल होते हुए देखा। काफी तादाद में पुलिस वाले होटल के अंदर दाखिल हुए थे, जिनमें से 2 दाखिली दरवाजे पर रुक गए थे, जबकि बकिया होटल के अंदर फैल गए थे। मुझे यकीन था कि उन्होंने बाहर से भी होटल को घेरे में ले लिया होगा। चंद पुलिस वाले एक अफीसर के साथ मेरे बराबर से भी गुजरे। वो मुझ पर एक उचटती हुई निगाह डालकर गुजर गए थे। डाइनिंग हॉल में ज्यादा मेजें आबाद नहीं थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर तहजीब की मेज की तरफ बढ़ गया। ज़ाहिर और बूढ़ अलग अलग मेजों पर थे। पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है तहजीब, मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए धीमी आवाज में कहा। ओह, इसका मतलब है होटल के स्टाफ में से किसी ने उन्हें मुतला कर दिया है। तहजीब ने कहा, हाँ, और पुलिस वाले ऊपर की मंजिल की तरफ चढ़ गए हैं। सबसे पहले वो हमारे कमरों पर छापा मारेंगे और वहाँ हम उन्हें नहीं मिलेंगे तो क्या वो पूरे होटल की तलाशी नहीं लेंगे। तहजीब ने कहा, बिल्कुल लेंगे, लेकिन उनके पास तस्वीरें मौजूद हैं। अजनबी चेहरों पर तो वो तवज्जो भी नहीं देंगे। जल्दी से यहाँ से निकल चलो अली। तहजीब ने मुजरबाना अंदाज में कहा, कहीं ये होटल हमारे लिए चूहेदान न बनकर रह जाए। चूहेदान बन जाता, लेकिन भला वो बूढ़ का कि उसने बर वक्त अखबार देख लिया। हमने अपने हुलिये तब्दील कर लिए। वैसे मेरा ख्याल है कि इस वक्त होटल घेरे में है और तलाश मुकम्मल होने से कबल वो किसी को भी होटल से बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने बेरे को नाश्ता लाने का आर्डर दिया और उस पुलिस वाले की तरफ देखने लगा जो डाइनिंग हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। उसने हाल में मौजूद तमाम लोगों को बगौर देखा और उसके काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर पर मौजूद शख्स से चंद मिनट बातें करने के बाद पुलिस ऑफिसर वापस चला गया। वो यकीनन हमारे बारे में पूछ रहा होगा। तहजीब ने कहा, जाहिर है उसने यही पूछा होगा कि हम डाइनिंग हॉल की तरफ तो नहीं आए। ये भी जाहिर है कि उसे नफी में जवाब मिला होगा और वो लोग होटल के दूसरे हिस्सों में हमें तलाश भी करेंगे। उन्होंने हमारे कमरों की तलाश भी ली होगी, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ होगा। तहजीब ने कहा, वहाँ सामान के अलावा और रखा ही क्या है। वहाँ से उन्हें बहुत सी कीमती चीजें मिली होंगी। मैंने कहा, मैं अपने कागजात वहीं छोड़ आया था। ये तुमने क्या हमाकत की अली। तहजीब हैरान रह गई। तुमसे इतनी बदतरीन गलती की तवक्को नहीं की जा सकती। ये हमाकत है। मैंने आंखें निकाली। कागजात से उन्हें मेरी तस्वीर के अलावा और क्या मिलेगा। कमाल है, तुम अपनी यकीनी शनाख्त छोड़ आए हो और मुझ पर आंखें भी निकाल रहे हो। भला इसकी जरूरत ही क्या थी। जरूरत थी तहजीब, अब वो पुरयकीन होकर मुझे तलाश करेंगे, वरना वो इस कश्मकश में पड़े रहते कि मालूम नहीं शायदशुदा तस्वीरें हमारे असल हुलियों से कितनी मुख्तलिफ है। क्या दूसरे लोग इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी नहीं थे। तहजीब ने कहा, तस्वीर और स्केच में बहुत फर्क होता है तहजीब। अखबारात में हमारी असल तस्वीरें नहीं छपी, बल्कि मिलती जुलती तस्वीरें छपी हैं। ऐसे स्केच जो महज दूसरों के बयान करदा हुलिये पर बनाए गए होंगे, उनसे पुलिस की पूरी तरह तसल्ली नहीं हो सकती। अब उनके हाथ एक अदद तस्वीर भी लग जाएगी तो वो किसी कदर मुतमईन हो जाएंगे। अब तुम देखना, अखबारात में मेरी असल तस्वीर छपेगी। तुमने ये बात पहले हमें क्यों नहीं बताई। हम भी अपने कागजात वहीं छोड़ आते। मुझे खुद इस बात का जरा देर से ख्याल आया। तुम लोग कमरे से निकल चुके थे। मैंने सोचा कि यहाँ आकर तुमसे कहूंगा कि अपने कागजात कमरों में ही छोड़ आओ, लेकिन मुझे इतना मौका ही ना मिल सका। पुलिस यहाँ पहुंच चुकी थी। क्या पुलिस वालों का ज़हन मेकअप की तरफ मुंतकिल नहीं होगा। तहजीब ने पूछा, खास तौर पर उस सूरत में कि हमारे कमरे में उन्हें मेकअप का सामान भी नजर आएगा।
नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। ज्यादातर सामान तो इस्तेमाल हो गया, थोड़ा बहुत सामान जो बच गया था उसे मैं चलते चलते जाया कर आया था। ओह, तहजीब ने तवील सांस ली, गोया फौरी तौर पर इस बात का कोई खतरा नहीं है कि वो मेकअप की तरफ तवज्जो देंगे। फिलहाल तो हम महफूज हैं, हम उन्हें होटल में नजर नहीं आएंगे तो वो यही समझेंगे कि हम होटल से फरार हो गए हैं। लेकिन अली, हम यहाँ से निकलकर जाएंगे कहाँ? किसी और होटल में ठहरना भी तो खतरनाक होगा। मखदूश कहो, मैं हंस कर बोला, इसलिए कि आज सुबह के बाद से जो शख्स भी किसी होटल में क़याम पजीर हुआ होगा उससे उसके कागजात जरूर तलब किए जाएंगे, जो ज़ाहिर है हमारे पास नहीं है। तो क्या हमें सर छुपाने का ठिकाना तक मयसर नहीं आएगा? तहजीब ने पुरतशवीश लहजे में कहा। फौरी तौर पर तो इसके अलावा और कोई सूरत नहीं कि हम यहाँ से निकलकर किसी और रेस्टोरेंट में जा बैठे और उसके बाद सर जोड़कर किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करें। होटल में क़याम करने का तो ख्याल ही ज़हन से निकाल दो। यहाँ से भी हम उस वक्त निकलेंगे जब पुलिस यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद पेरिस से निकलने का भी मसला दरपेश होगा। पुलिस ने हर रास्ते की नाकाबंदी कर रखी होगी। ओशील मिकाइल की लाश मिलने के बाद जिस वक्त उसके आदमियों की मदद से हमारे स्केच बनाए गए होंगे, उसके फौरन ही बाद पुलिस ने यह बंदोबस्त कर लिया होगा कि हम शहर से बाहर ना निकलने पाए। हमारी फर्जी तस्वीरों की कापियां हर जगह पहुंचा दी गई होंगी। अब हम आसानी से फ्रांस से बाहर नहीं निकल सकेंगे। डाइनिंग हॉल के दरवाजे से एक बार फिर मैंने एक पुलिस ऑफिसर को अंदर आते देखा। उसके हाथ में न सिर्फ मेरा पासपोर्ट दबा हुआ था, बल्कि उसके साथ ओशील मिकाइल के चंद आदमी भी थे। उन्होंने दरवाजे पर ही रुककर हाल में मौजूद लोगों पर नजरें दौड़ाई। फिर मैंने उनके सर नफी में हिलते देखे और उसके बाद वो वापस चले गए। अब पुलिस ने उन लोगों को भी बुलवा लिया है जो हमारे असल हुलियों से वाकिफ हैं, मैंने तहजीब से कहा। यानी पुलिस वाले कुली तौर पर उन स्केच पर इनसार नहीं कर रहे जो अखबारात में शाया हुए हैं। हाल में मौजूद लोगों में से ज्यादातर लोग इसी होटल में मुकीम थे। उन्होंने पुलिस की नकलो हरकत देखी तो उनमें बेचैनी पैदा होगी और उन्होंने ये मालूम करने की कोशिशें शुरू कर दी कि पुलिस वहाँ क्यों आई है। मैंने भी वेटर से यही सवाल किया। होटल में कोई हादसा नहीं हुआ जनाब, वेटर ने कहा, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे लोग ठहरे हुए हैं जो पुलिस को एक कत्ल के सिलसिले में मतलूब है। पुलिस उन्हीं की तलाश में यहाँ आई है। ओहो, तहजीब ने इज़्तिराब जाहिर किया। क्या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है? वो लोग अपने कमरों से गायब हैं। अब पुलिस उन्हें होटल के दूसरे कमरों में तलाश कर रही है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। अगर वो लोग अभी तक होटल में मौजूद हैं तब तो हमारी जिंदगियां भी खतरे में हैं। तहजीब ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। उन लोगों की तादाद कितनी है? मेरे ख्याल में पुलिस वाले अपना वक्त जाया कर रहे हैं। वो लोग होटल से निकल भागे हैं। शायद उन्होंने सुबह के अखबारात पढ़ लिए थे। लेकिन सुबह के अखबारात से उनके फरार का क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। मालूम होता है आप लोगों ने अभी तक अखबार नहीं देखा। उनकी तस्वीरें अखबारात में शाया हुई हैं। रूम सर्विस वाला बहरा बता रहा था कि उनके कमरे से आज के अखबारात मिले हैं। तब तो वाकई ये लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने कहा, अखबारात में अपनी तस्वीरें देखने के बाद कौन रुकता है? बहरा चला गया और मैंने एक तवील सांस ली। अब देखो कब तक यहाँ बैठकर पुलिस के जाने का इंतजार करना पड़ता है। हमें तकरीबन 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान हम सभी इज़्तिराब का शिकार रहे थे। बजाय तो हम महफूज थे, लेकिन हम किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकते थे। पुलिस के जाने के बाद यूं महसूस हुआ जैसे मेरे आसाब पर से कोई बोझ हट गया हो। मैं खुद को बहुत पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। गालिबन इसी किस्म के एहसासात दूसरों के भी थे। अब यहाँ से निकलने के बारे में क्या इरादा है अली? तहजीब ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा। अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं, मैंने कहा। बस बिल अदा करके निकल चलते हैं। मैंने बेरे को बुलाकर नाश्ते का बिल अदा किया और हम लोग उठ गए। चलते वक्त मेरी निगाहें बूढ़ और जाहिर से मिली। मैंने गैर महसूस अंदाज में उन्हें वहां से उठने का इशारा किया। मैं और तहजीब होटल से बाहर निकल आए। हम दोनों टहलते हुए चल रहे थे ताकि बूढ़ और जाहिर भी हमसे आ मिले। हम दोनों होटल से निकलकर चंद ही कदम चले होंगे कि हमने बूढ़ और जाहिर को भी होटल से बाहर निकलते देखा। सड़कों पर ट्रैफिक का और फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हुजूम था। किसी की तवज्जो हमारी तरफ नहीं थी। हर शख्स अपने आप में मगन था, लेकिन इसके बावजूद कोई खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं था। मैंने बूढ़ और जाहिर को अपने पीछे आने का इशारा किया और हम टहलते हुए आगे बढ़ते रहे। होटल से कोई 1-1.5 मील दूर निकल आने के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट का रुख किया। रेस्टोरेंट में दाखिल होने से कबल मैंने इसका जायजा लिया कि बूढ़ और जाहिर को भी अपने करीब ही बुला लिया था। हम चारों एक साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और हमने अपने लिए एक दूर अफ्तादा मेज मुंतखब की जिसके पास की मेजें खाली पड़ी हुई थी। हम बहुत संगीन मसले से 2-4 हो गए हैं बूढ़। मैंने बूढ़ को कहा, अब हम इतनी आसानी से फ्रांस से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैं तो समझ रहा था जनाब कि हम उस होटल से ही बचकर नहीं निकल सकेंगे, जाहिर बोला।
वेटर बता रहा था कि पुलिस ने होटल में लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। वैसे हमें कोई खतरा नहीं है जाहिर। मैंने कहा हमारी तरफ कोई भी मुतवज्जो नहीं हुआ, लेकिन अगर हमने किसी होटल में क्याम करने की कोशिश की तो हमें फौरन चेक किया जाएगा और हम मारे जाएंगे। बूढ़ को हुक्म दो चीफ, बूढ़ तुम्हारे लिए किसी प्राइवेट रिहायशगाह का बंदोबस्त कर देगा। बूढ़ ने अकड़ कर कहा हाँ ये तरीका महफूज रहेगा, लेकिन अब हमें यहाँ कम से कम बातें करना है। हमारा मसला तो ये है कि फ्रांस से बाहर कैसे निकला जाए। बूढ़ इस सिलसिले में क्या कह सकता है चीफ? बूढ़ ने मायूसी से कहा हालात इतने खराब हो गए हैं कि ऐसी कोई कोशिश में फंस भी सकते हैं, इसलिए तो मैं तशवीश का शिकार हूँ। बूढ़ आम हालात में कागजात बनवाए जा सकते थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये काम इंतहाई खतरनाक हो गया है। मुझे तो बूढ़ का मशवरा ही मुनासिब मालूम हो रहा है, तहदीब ने कहा। चंद रोज किसी प्राइवेट जगह पर ठहर जाते हैं, जब पुलिस की सरगर्मियां कम हो जाएंगी तब यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। मेरे ध्यान में एक ऐसा तरीकाकार मौजूद है जिस पर अमल करके मुमकिन है हम फ्रांस से बाहर निकल जाएं, मैंने कहा। तहजीब मुझे गौर से देखने लगी। अगर कोई ऐसा तरीका है तो तुम बताते क्यों नहीं? उसने कहा डंकरक से डूअर तक सफर करने के लिए समंदरी सफर बहुत मौजू ख्याल किया जाता है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और तहजीब ने कहा हैरत है अली, ये ख्याल मेरे ذہن में क्यों नहीं आया, हालांकि एक बार मैं खुद भी उस रास्ते से सफर कर चुकी हूँ। बूढ़ कुछ ना समझने वाले अंदाज में पलकें झपका रहा था। बूढ़ को भी तो समझाओ चीफ। डंकरक से डूवर की बंदरगाह तक आने जाने के लिए समंदरी रास्ता बहुत इस्तेमाल होता है। लोग बड़ी तादाद में पेरिस से लंदन का सफर करने के लिए यही रास्ता इख्तियार करते हैं। खास तौर पर मजदूर और ऐसे ताजर पेशा लोग उस रास्ते से सफर करते हैं जिन्हें आए दिन पेरिस से लंदन आना जाना होता है। उनके पास ऐसे इजाजतनामे होते हैं जिनके जरिए ये सफर करना मुमकिन होता है। बूढ़ अब भी कुछ नहीं समझ सका था, लेकिन चीफ अगर वो लोग उस रास्ते पर सफर कर सकते हैं तो उससे हमारा क्या ताल्लुक? अगर किसी तरह 4 इजाजतनामे हमें हासिल हो जाएं तो? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया और बूढ़ मेरी बात समझकर उछल पड़ा। तुम फिक्र मत करो चीफ, उसने जो शीले अंदाज में कहा। बूढ़ के लिए 4 क्या 400 इजाजतनामे हासिल करना भी दुश्वार नहीं होगा। वैसे तो जानन में मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, तहजीब ने कहा, लेकिन जिस बर्क रफ्तारी से तुम सोचते हो उसका कोई सानी नहीं है। बूढ़ जोर से खनकारा और मुस्कुरा कर बोला एक बार मेरी एक महबूबा ने मुझसे इसी किस्म के अल्फाज कहे थे, लेकिन मेरे साथ बदकिस्मती से ये है कि तमाम तर अकल और ज़हानत के बावजूद कोई महबूबा भी चंद रोज से ज्यादा नहीं टिकती, वरना वो भी मेरे बारे में दूसरों को अपने तासरात से यूं ही आगाह करती जैसे फजूल बातें करके वक्त जाया करने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम इजाजतनामे हासिल करने की कोशिश करो? तहजीब ने वसीले लहजे में कहा यह काम जिस कदर जल्द हो जाए उतना ही हमारे हक में मुफीद होगा। इससे साबित हुआ मैडम कि आप लोग ज़हीन जरूर हैं, लेकिन आपका जिस्म बूढ़ ने मज़ाहिया अंदाज में कहा मैं तुमसे कह रही हूँ फजूल बातें मत करो और तुम वही किए जा रहे हो। तहजीब ने बन्ना कर कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ मैडम, लेकिन मैं जाहिर को अपने साथ ले जाऊंगा। जरूर ले जाओ, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे? ओहो, अब इस तरह भी बूढ़ को बेइज्जत किया जाएगा। बूढ़ ने एक सरदा भरकर कहा इसमें बेइज्जती की तो कोई बात नहीं है बूढ़, मैंने तो तुमसे महज एक सवाल किया है। बूढ़ हुआ कितने ही कारनामे क्यों ना अंजाम दे ले, लेकिन तुम लोग उसकी कदरों कीमत कभी नहीं पहचान सकोगे। तुम लोग तो बस इसी चक्कर में रहते हो कि इसे छोड़ो और भाग जाओ। अरे तुम तो नाराज ही हो गए, मैंने बूढ़ को चमकारा। बुरी बात है, अच्छे बच्चे बड़ों से नाराज नहीं हुआ करते। मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम है चीफ जो तुम कर सकते हो और बूढ़ नहीं कर सकता? बूढ़ वसीले लहजे में बोला। अच्छा अब गुस्सा थूक दो और यहाँ से उठो, मैंने कहा, और हम बिल अदा करके रेस्टोरेंट से निकल आए। मुझे इस काम के लिए सिर्फ 3 घंटे दरकार हैं चीफ, बूढ़ ने कहा। अगर इसी दौरान मैं ये काम ना कर सका तो फिर तुम ये काम खुद कर लेना या किसी और के सुपुर्द कर देना। ठीक है, मैंने एक मुकाम पर रुकते हुए कहा, यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तुमने 3 घंटे की मोहलत तलब की है ना, इसी दौरान हम फिल्म देखेंगे। मेरे इन अल्फाज के साथ बूढ़ और जाहिर की निगाह उस सिनेमा घर की तरफ उठ गई जिसके सामने हम खड़े हुए थे। ठीक 3 घंटे बाद हम उसी जगह तुम्हें तलाश करेंगे। अगर तुम हमें यहाँ ना मिले तो हम उसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे जहाँ से हम अभी उठकर आ रहे हैं। तुम्हें वापसी में देर हो जाए तो उसी रेस्टोरेंट में आ जाना। इतना बहुत काफी है चीफ, तुम इत्मीनान रखो, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। बूढ़ और जाहिर चले गए और मैंने और तहजीब ने सिनेमा हॉल का रुख किया। हम 3 घंटे बाद सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो ये देखकर हैरान रह गए कि बूढ़ और जाहिर उसी जगह मौजूद है जहाँ से हम उनसे रुखसत हुए थे। तुम बहुत सुस्त और कायल आदमी हो, 3 घंटे गुजर गए और तुम अभी तक यहीं खड़े हुए हो। बूढ़ हैरत से मुझे देखने लगा जबकि तहजीब और जाहिर हंस पड़े थे।
इजाजतनामे हासिल कर लिए जनाब, जाहिर ने हंसते हुए कहा। मिस्टर बूढ़ तो कमाल के आदमी है, इतनी आसानी से हर काम कर लेते हैं। आसान काम इसीलिए इनके हवाले किए जाते हैं कि ये इन्हें आसानी से कर लेते हैं। तहदीब ने बूढ़ से तफरीह लेते हुए कहा। क्या तुम लोग ये बातें संजीदगी से कर रहे हो? बूढ़ ने शदीद हैरत के आलम में कहा। नहायत संजीदगी से, तहदीब ने जवाब दिया। जो काम सिर्फ 3 घंटे में हो जाए उसे मुश्किल कैसे कहा जा सकता है? आपको क्या मालूम कि मुझे ये इजाजतनामे हासिल करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े हैं और एक मोटी रकम अलग खर्च हुई है। तब तो ये काम और भी आसान हुआ। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत है, और रही रकम की बात तो वो कौन सी तुम्हारी जेब से गई? हमारी रकम थी ना, इसलिए इतनी बेदर्दी से खर्च कर दिया। बूढ़ का मुंह मारे हैरत के खुल गया। ठीक है मैडम, उसने बदिक्कत तमाम कहा। बूढ़ की किस्मत में यही लिखा है, वो कितना ही बड़ा कारनामा क्यों ना कर ले, उसे कोई नहीं सराहेगा। अच्छा हो, मैंने दखल अंदाजी की, कहीं चल के खाना खाते हैं, उसके बाद मजीद गुफ्तगू होगी। हम एक रेस्तुरां में आ बैठे। बूढ़ का मूड ऑफ हो गया था। मैंने तो खैर उससे मजाक ही किया था, लेकिन तहदीब बड़ी संजीदगी से उसे तंग करने पर उतर आई थी। इस तरह शायद वो अपना गुस्सा उतार रही थी जो उसे बूढ़ के गुज़िश्ता रोज वाले रवैये से हुआ था। रेस्तुरां में खाने के दौरान मैंने गुफ्तगू का आगाज किया। कागजात हर तरह से मुकम्मल है ना बूढ़? हाँ, बूढ़ ने बेरुखी से जवाब दिया। बूढ़ कभी कच्चे काम नहीं करता। हम पेरिस से कब तक रवाना हो सकेंगे बूढ़? मैंने अगला सवाल किया। आज शाम को डंकरक से एक स्टीमर रवाना होगा, हम उससे रवाना हो सकेंगे। मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। तुमने देखा तहजीब, मैंने तुमसे कहा था ना कि बूढ़ हमारी तवक्को से भी पहले ये सारे काम मुकम्मल कर लेगा। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि बूढ़ ने इतनी जल्दी ये काम कैसे कर लिया। तहजीब ने कहा। उसे भी अंदाजा हो गया था कि उसके मजाक से बूढ़ बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तार हो गया है। क्या तुम हमें तफसीलात नहीं बताओगे बूढ़? कोई खास बात नहीं, ये इजाजतनामे मामूली सी रकम के इवज मिल जाते हैं, बूढ़ ने नीम दिली के साथ कहा। बहुत से लोग इस रास्ते से तफरीहन भी लंदन का सफर करते हैं, लिहाजा यहाँ ऐसी एजेंसियां कायम हैं जो मामूली रकम के इवज ऐसे इजाजतनामे बनवा देती हैं। चूंकि हम लोग हंगामी हालात से गुजरे हैं और हमारे पास कागजात भी नहीं है, इसलिए मैंने एक एजेंट को मुंह मांगी रकम देकर उससे 4 इजाजतनामे हासिल कर लिए। उसके साथ साथ मैंने आज शाम रवाना होने वाले स्टीमर के टिकट भी हासिल कर लिए ताकि हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकल सकें। तुम वाकई कमाल के आदमी हो बूढ़, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। तुम्हारे अलावा कोई और ये काम इतनी जल्दी नहीं कर सकता था। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे चीफ। बूढ़ मुझे मशकूक नजरों से देखने लगा। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा, और बूढ़ खुशी से फूल गया। मेरी एक महबूबा ने भी एक बार मुझसे इसी किस्म का मजाक किया था, वो तरंग में आकर बोला। बूढ़ के साथ मुसीबत ये है कि वो मजाक और संजीदगी में तमीज नहीं कर सकता। जाहिर को बेख्तियार हंसी आ गई और बूढ़ उसे घूरने लगा। तुम हंस रहे हो? वो घुर्राया। कुछ नहीं बूढ़, दरअसल मुझे ये सोचकर हंसी आ गई थी कि आप पर उस मजाक से क्या गुजरी होगी। बूढ़ की कोई महबूबा मजाक में भी उसकी बुराई कर दे तो बूढ़ उदास हो जाता है। बूढ़ ने सर दा भर कर कहा, ऐसे शख्स की जिंदगी का क्या फायदा जिसकी महबूबा उसकी बुराई करती हो? मालूम नहीं मिस्टर बूढ़, जाहिर ने हंसी जब्त करते हुए कहा, क्योंकि मुझे महबूबाओं का कोई तजर्बा नहीं है। क्या मतलब? बूढ़ चौंक पड़ा। क्या तुम्हारी कोई महबूबा नहीं है? नहीं मिस्टर बूढ़, बदकिस्मती से मेरी कोई महबूबा नहीं है, जाहिर ने जवाब दिया। मुझे अफसोस हुआ मिस्टर जाहिर, तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा काबिल रहम हस्ती हो। खैर कोई बात नहीं, बूढ़ ने सारी लाया। फ्रांस से निकल लेने दो, फिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को मैं पूरा करूंगा। आप मिस्टर बूढ़, जाहिर ने मुतैराना अंदाज में कहा। वाकई आप कमाल के आदमी हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप में महबूबा बनने की सलाहियत भी मौजूद है। तहजीब खिलखिलाकर हंस पड़ी और बूढ़ बुरी तरह जीभ क्या। वो मेरा मतलब ये नहीं था, दरअसल मुझ पर महबूबाएं बरसती हैं, उनसे किसी को तुम्हारी तरफ डायरेक्ट कर दूंगा। नहीं मिस्टर बूढ़, जाहिर ने मुतासफाना अंदाज में सारी लाया। आपका शुक्रिया, महबूबा का भला मैं क्या करूंगा। अच्छा तो फिर बूढ़ तुम्हारे लिए कोई नई नवीली महबूबा तलाश करेगा, बूढ़ ने बड़े खुलूस से कहा। आखिर आप पर महबूबाएं क्यों सवार है मिस्टर बूढ़? जाहिर उसकी तरफ देखकर बुखला गया। तुम्हें ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता मिस्टर जाहिर? कितने बेहतरीन अल्फाज हैं नगमी से। महबूबा, ऐसा लगता है पूरी कायनात की अलावत इस एक लफ्ज में तहलील होकर रह गई हो। वो तो ठीक है मिस्टर बूढ़, लेकिन अमूमन महबूबाएं बेवफा होती हैं, इसलिए मुझे तो माफ ही रखिए। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई। बूढ़ को भी बड़े तलख तजर्बात हुए हैं, लेकिन बूढ़ अभी मायूस नहीं हुआ। उसे उम्मीद है कि किसी रोज कोई बावफा किस्म की महबूबा मिल जाएगी, जैसे चीफ। बस, मैंने हाथ उठाकर कहा, बहुत बेहूदगी होगी, अब काम की बात करो। काम की बात यह है चीफ की इजाजत नामों की रोज से
मैं और जाहिर तो इकट्ठे सफर करेंगे, लेकिन तुम्हें और मैडम को अजनबियों की तरह सफर करना होगा। ये तो हो जाएगा, लेकिन अब सिर्फ इस बात की तरफ से तशवीश बाकी रह गई है कि कहीं डंकरक से डोवर तक के रास्ते भी तो पुलिस चेकिंग की जद में नहीं है। ये तो वहां पहुंचकर ही मालूम हो सकेगा चीफ। मुझे इस बात का ख्याल तो आया था, लेकिन मैंने एहतियातन किसी से इस बारे में पूछताछ करने से गुरेज ही किया। बूढ़ ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। हमें कोई भी ऐसी बात करने से गुरेज करना चाहिए जिससे कोई शख्स हमारी तरफ से मशकूक हो। मुमकिन है उस रास्ते पर भी जबरदस्त चेकिंग हो रही हो, तहजीब बोली। लेकिन थोड़ी देर कबल जो बात बिल्कुल नामुमकिन मालूम हो रही थी, अब वो कम अज कम मुमकिनात की हुदूद में तो दाखिल हो गई है। अब हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। मैंने कहा, हम लोग यहाँ से अलग अलग रवाना होंगे, पहले बूढ़ और जाहिर, उसके बाद तहजीब और सबसे आखिर में मैं निकलूंगा। हम सबको बंदरगाह तक पहुंचना है। हम अलग अलग होंगे, लेकिन एक दूसरे पर नजर रखेंगे ताकि किसी मुसीबत में पड़ने की सूरत में दूसरे लोग मदद कर सके। अस्टेमर की रवानगी के बाद हम बेफिक्र हो जाएंगे, लेकिन डूअर की बंदरगाह पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। हमने बुट से अपने अपने कागजात लिए और फिर हमारे सफर का पहला मरहला शुरू हो गया। मैं सबसे आखिर में बंदरगाह पहुंचा था। बंदरगाह पर मैंने कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की। मालूम नहीं क्यों पुलिस ने इस जरिए को नजरअंदाज कर दिया था और ये हमारे हक में बहुत अच्छा साबित हुआ था। ये भी मुमकिन है कि मामूल की कार्रवाइयां सर अंजाम देने वाले पुलिस के अमले के पास हमारी कलमी तस्वीर मौजूद रही हों और पेरिस की पुलिस ने सिर्फ इसी बात पर इन्हिसार कर रखा हो कि हम अपनी असल सूरतों में सफर करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर कबल स्टीमर ने साहिल का साथ छोड़ दिया। मेरे अलावा तहजीब, जाहिर और बुढ़ भी किसी खतरे से दो चार नहीं हुए थे। अब बजाय हम लोग खतरे की हदूद से निकल आए थे। बैरशे पर खड़ा होकर डूबते हुए सूरज का नजारा करने लगा। मेरी तरह और भी बहुत से मुसाफिर अरशे पर लगी रेलिंग के सहारे खड़े हुए इस हुसीन नजारे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अरशे पर खंद की जरूर थी, लेकिन वो नागवार नहीं गुजर रही थी। मेरी निगाह समंदर की पुरसुकून लहरों पर जमी थी, लेकिन देर में हलचल मची हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ओशील मिकाइल एक सीधा सादा ताजर था, इसलिए उसके मुकाबले में हमने आसानी से कामयाबी हासिल कर ली थी। जबकि हारूद राबील न सिर्फ जोड़ तोड़ वाला आदमी था बल्कि अय्यार भी था। उसे जराइम पेशा लोगों की खिदमत हासिल थी और ओशील मिकाइल की निस्बतन उससे निमटना हमारे लिए बहुत दुश्वार साबित हो सकता था। मुझे जर्मनी में फार्मूलों की हुसूल वाली मुहिम याद आई और उसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फार्मूलों की हुसूल के चक्कर में कई बार हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ी और इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता था कि हमारी किस्मत में अभी जीना लिखा था, इसलिए हम जिंदा थे। वरना जिस तरह हम पर हमले किए गए थे उसके बाद हमारा जिंदा बच जाना किसी मोजज़े से कम मालूम नहीं होता था। फार्मूलों का हमारे हत्थे चढ़ जाना बजाय खुद किसी मोजज़े से कम मालूम नहीं होता था। अगर डी फोस्टर ने मरते वक्त हमें आगाह ना कर दिया होता तो फार्मूलों का राज हमेशा के लिए डी फोस्टर के साथ ही दफन हो जाता। मुझे डी फोस्टर से अजीब सी उनसीयत महसूस हुई थी। वो सितम रसीदा आदमी था, मजलूम था और उसने अपने खानदान की बहबूद के लिए एक मंसूबा तैयार किया था, लेकिन उन बदकिस्मत लोगों ने उसी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी और वो बेचारा अपनी जिंदगी तक से महरूम हो गया था। डी फोस्टर जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हारूद राबील की कैद में गुजारा और बड़ी मजबूरी के आलम में अपनी खिदमत से यहूदियों को फायदा पहुंचाता रहा। यहूदी जिन्हें मैं आलम इस्लाम के लिए खतरा तस्वुर करता था, हिटलर ने उन्हें जर्मनी के लिए खतरा समझा था और बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम कराया था। हिटलर जो एक बेदीन शख्स था, लेकिन उसने बांप लिया था कि जर्मनी को यहूदियों के नापाक वजूद से पाक किए बगैर एक मजबूत ममलिकत का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। उसने जांच लिया था कि यहूदियों से बढ़कर मफाद परस्त कौम रोए जमीन पर और कोई हो ही नहीं सकती। जरा से जाती मफाद की खातिर ये लोग बड़ी से बड़ी चीज का सौदा कर सकते हैं। हिटलर के इन नजरियात की पूरी जर्मन कौम हामी है। इसी वजह से यहूदी लाबी जर्मनों की दुश्मन है और मैं जर्मनों को अपना दोस्त समझता हूँ। डी फोस्टर भी यहूदियों से नफरत करता था। न सिर्फ नफरत करता था बल्कि उसने यहूदियों के हाथों नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतें भी उठाई थी। अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा उनकी कैद में बसर किया था और आखिर में उन्हीं की वजह से मौत को गले लगाने पर मजबूर हुआ था। मैं डी फोस्टर की मौत को उम्र के किसी हिस्से में भी फरामोश नहीं कर सकता था। उसने जितनी अज़ियतें सही और जिस कदर बेबसी से मेरी आंखों के सामने मौत की आगोश में जा पहुंचा,
उसका जिम्मेदार 100% हारूत राबील था, जिससे इंतकाम लेने के लिए मैं बुरी तरह बेचैन था। तहजीब का मकसद सिर्फ हारूत राबील से फलस्तीनियों के लिए दौलत का उसूल था, जबकि मेरे लिए उससे डी फोस्टर की मौत का इंतकाम लेना अव्वलीन मकसद था। बाकी हर चीज सानवी हैसियत की हामिल होकर रह गई थी। मैं अपने ख्यालात में उसी तरह डूबा कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका। स्टीमर के अरशे पर तारीकी फैल गई थी, सूरज गरूब हुए देर हो चुके थी और खनकी ने सर्दी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। अरशे पर मौजूद मुसाफिर समंदर की तेज और धुंध सर्द हवा से बचने की खातिर गालबन स्टीमर की निचली मंजिल पर वाक़े काबा खाना में जा चुके थे। मैंने भी सर्दी से बचने के लिए वहीं जाने का फैसला किया। अरशे के बरक्स काबा खाने में समुद्री लहरों का शोर नहीं था, लेकिन यहाँ इंसानी आवाजें इस कदर थीं कि उनके सामने समुद्री लहरों का शोर मानंद पड़ता नजर आ रहा था। कसरत तंबाकू नोशी के बायस काबा खाने की फिजा में धुएं के मरगोले चकराते फिर रहे थे। माहौल में सिगरेट और शराब की तेज बू फैली हुई थी। कुछ लोगों के हाथ में काफी के कप देखकर मेरी जान में जान आई, वरना मैं तो सोच रहा था कि अगर यहाँ चाय या काफी का रवाज ही ना हुआ तो मैं इस यख बस्ता रात में ठिठर कर रह जाऊंगा। काबा खाने में लोगों की अक्सरियत मेदों और कुर्सियों पर टांगे फैलाए ऊँगने और सोने की कोशिश में मसरूफ थी। काबा खाने के दरवाजे के साथ ही स्याह सूट में मलबूस एक मोहम्मद शख्स टेक लगाए बेहिस्सू हरकत खड़ा था। उसकी निगाहें फर्श पर जमी थी, जहां एक बदमस्त नौजवान जोड़ा इखलाकी हदों को तोड़ने में मसरूफ था। एक तरफ चंद मूसीकार अपने साजों से टेक लगाए ऊँग रहे थे। मैं उन सबको नजरअंदाज करके काउंटर की तरफ बढ़ गया, जहां से शराब की नागवार बू के साथ साथ गर्मा गर्म काफी की सूंधी खुशबू भी आ रही थी। मैंने काउंटर के अकब में मौजूद शख्स को काफी का आर्डर दिया कि अचानक ही अकब से एक हाथ मेरी कमर पर आ जमा। मैं चौंक कर पलटा। वो फ्रांस की बेहयात तहजीब की शायकार एक नौजवान लड़की थी, जिसकी आंखें नशे की शिद्दत से झुकी पड़ रही थी। सुर्ख रंग के रंगे हुए बालों की लीटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। मेकअप के नाम पर चेहरे पर भी मुख्तलिफ रंगों से गुलकारी की गई थी। वो यकीनन बेहद हुसीन नक्शो निगार की मालिक रही होगी। उसने मसनूई गुलकारी करके अपने आप को कराहत अमेज बना लिया था। कम अज कम मुझे तो यही महसूस हुआ। तुमने काफी तलब की है, क्यों? उसने खमार आलूद लहजे में कहा। क्या ये सदर रात सिर्फ काफी के लिए है? मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं खातून? मैंने उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा। नामों में क्या रखा है? उसने कहा। वो बुरी तरह मदहोश थी। वैसे तुम मुझे मैगी कह सकती हो। मोहतरमा मैगी, रात अगर इससे भी ज्यादा सर्द हो, मैं तब भी काफी के अलावा कुछ नहीं पीता। तुम शराब नहीं पीते? लड़की ने हैरत से सवाल किया। क्या तुम पागल खाने में थे? मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा हर ख्याल गलत है। मैगी ने मेरी बात काट दी और काउंटरमैन से मुखातिब हुई। नहीं, इसे काफी नहीं, शराब दो। काउंटर पर मौजूद शख्स पहले ही मेरे लिए काफी निकाल चुका था, इसलिए उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। जबकि उसने कमाल बेतकल्फी का मुजाहरा करते हुए काफी के कप की तरफ हाथ बढ़ाया, तो मैंने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या करते हो डार्लिंग? शराब पियो, शराब। स्टीमर पर शराब मिलती है, तुम्हें सिर्फ 50% अदायगी करनी पड़ेगी। और तुम? मैंने सवालिया निगाहों से मैगी की तरफ देखा, जो शराबियों के से अंदाज में हंस पड़ी थी। मैं भी टैक्स फ्री हूँ डार्लिंग, उसने मुझ पर फरीफ्ता होते हुए कहा। तुम मुझे हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे होंठ नफरत से सुकड़ गए। अफसोस, मुझे टैक्स वाली चीजों में कोई कशिश महसूस नहीं होती, मैंने कहा और तेजी से वहां से हट गया। लोगों की बातें सुनकर मुझे मालूम हो गया कि स्टीमर रात के बाद सुबह तक डूवर पहुंचेगा। काफी की चुस्कियां लेते हुए मैं वहां मौजूद लोगों की खरमस्तियां भी देख रहा था। इस रास्ते से सफर करने वाले कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो किसी जरूरी काम से डंकर्क से डूवर तक का सफर करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होती जो सफर के साथ साथ अपनी साथी लड़कियों से मुस्तकबिल के सारे मामलात भी स्टीमर पर ही तय कर लेते हैं, और फिर टैक्स फ्री शराब और इसके अलावा टैक्स फ्री लड़कियां। मुझे कुछ ऐसे अफराद भी नजर आए जिन्होंने लड़कियों जैसे खराब लिबास पहन रखे थे। ये स्कॉटलैंड यार्ड के बहादुर मर्दों का रवायती लिबास था, जो क्लिट कहलाता था। लड़कियां इस लिबास में मरती हैं और ये उनका पसंदीदा तरीन लिबास है। यूरोपीय अक़वाम की ये दीवानगी मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। काफी खत्म हो गई। इस सर्द मौसम में गर्मा गर्म काफी का एक और कप मजा दे गया था। स्टीमर की रवानगी के बाद से तहजीब, बूट और जाहिर कहीं नजर नहीं आए थे। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो लोग स्टीमर के किस हिस्से में पाए जाते होंगे। मुमकिन है उन्होंने एहतियातन लोगों के दरमियान आने से गुरेज किया हो।
काबा खाने के मजमूम माहौल में ज्यादा देर रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं अर्शे की तरफ चल पड़ा। मुझे मालूम था कि अर्शे पर मुझे सख्त सर्दी का सामना करना होगा, लेकिन फिलहाल इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। काबा खाने की घुटन बर्दाश्त करना भी आसान नहीं था। अर्शा हैरान पड़ा हुआ था। स्टीमर के जंगले के ऊपर लगे हुए बल्ब जल रहे थे, जिनकी मदम रोशनी अर्शे के भीगे तख्तों पर चमक रही थी। कैबिनों के साथ साथ आराम कुर्सियों की कतार थी, जिनमें से कुछ कुर्सियों पर ऊनी कंबल ओढ़े मुसाफिर घुटनों में सर दिए सो रहे थे। रोद बारे इंग्लिस्तान की मौजें स्टीमर से टकराती और एक हल्की सी फुहार फिजा में बुलंद हो जाती। मैंने रस्सियों पर झूलते हुए कमकमों से पर्दे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ लहरों का शोर और मुकम्मल तारीकी थी। कभी कभी स्टीमर का हॉर्न जोर से बजने लगता और उसके बाद बेकरां खामोशी छा जाती थी। मैंने भी अपने लिए एक कुर्सी मुंतखब की और उस पर ऊँघने लगा। मुमकिन था कि उन्हीं में से किसी कुर्सी पर मेरे साथियों में से भी कोई मौजूद होता, लेकिन फिल वक्त मैं अपने ख्याल की तस्दीक नहीं कर सकता था। मैं खुली फिजा में बैठा ठिठर रहा था। मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पेरिस से कम कम एक कंबल ही खरीद लेना चाहिए था। ये क़यामत खेज रात तो सुकून से बसर हो जाती, लेकिन अब गलती हो गई थी तो उसे निभाना ही था। वक्त बहुत सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। सर्दी लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। मुझसे कुछ फासले पर एक कुर्सी पर पड़ी हुई गठरी में कभी कभी कुलबुलाहट पैदा हो जाती और मैं दीदा निगाहों से उसे देखने लगता था। शायद इस तरह सर्दी का असर जरा जायल हो जाए। थोड़ी देर बाद गठरी में जोरदार कुलबुलाहट पैदा हुई और गठरी में पोशीदा शख्सियत अया होगी। मदम रोशनी में नजर आने वाले खदोखाल बहुत हुसीन थे। गहरी नीली आंखें, नाक कदरे ऊपर को उठी हुई, सुर्खो सफेद गोल चेहरा और लंबे लंबे बाल बेहद भले लग रहे थे। वो नंदासी आंखों से इधर उधर देख रही थी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। शायद उसने अंदाजा कर लिया था कि मैं जाग रहा हूँ। उसने अपने जिस्म के गिर्द कंबल अच्छी तरह लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज मी, आपके पास लाइटर या माचिस है? उसने मेरे नजदीक पहुंचकर कहा। मैं दंग रह गया, क्योंकि उसकी आवाज बेहद भारी और मर्दाना थी। खदोखाल से कतई अंदाजा नहीं होता था कि वो कोई लड़का है, लेकिन दुनिया की किसी भी लड़की की आवाज इस कदर भारी नहीं हो सकती थी। मुझे अपने अंदाजे की तस्दीक करना पड़ी। वो लड़की नहीं बल्कि कोई आवारागर्द हिप्पी लड़का था। मैंने संभल कर उससे माजरत की तो वो दूसरी गठरियां टटोलने लगा और फिर उसने अपनी जेब से चरस भरी सिगरेट निकाली। शायद कहीं से उसे माचिस नसीब हो गई थी। उसने सिगरेट सुलगाई तो फिजा में चरस की बू फैलने लगी और मुझे कुर्सी से दस्तबरदार होना पड़ा। कुर्सी से उठकर मैं टहलता हुआ वहां से काफी दूर रेलिंग के साथ आन खड़ा हुआ। समंदर से चलने वाली हवाएं रगों में खून जमाए दे रही थी, लेकिन इन हवाओं से बचने की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। माहौल पर सुकूत तारी था। मालूम नहीं तहजीब वगैरह कहाँ गायब हो गए थे। मुझे भुट पर गुस्सा आने लगा। उसने कहा था कि मुझे और तहजीब को अलग अलग सफर करना चाहिए। इस वक्त अगर तहजीब मौजूद होती तो मैं उससे बातें करके ही सर्दी का एहसास कम करने की कोशिश करता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह एक दूसरे से बिल्कुल ही अजनबी बनकर सफर करने की क्या तुक थी। दफातन मैंने अर्शे पर कदमों की आवाजें सुनी। ये जनाना सैंडलों की आवाजें थी। मैंने पलट कर देखा और मदम रोशनी के बावजूद मैगी को पहचान लिया। वो मेरी तरफ आ रही थी। ओह, ये तुम ही हो ना बॉय जिसे टैक्स फ्री चीजें पसंद नहीं? उसने मेरे करीब पहुंचकर बहके हुए लहजे में कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास कोई कंबल वगैरह नहीं? जाओ काबा खाने में वापस जाओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैगी हंस पड़ी। मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास कैबिन मौजूद है। क्या तुम तन्हा सफर कर रही हो? मैंने तेजी से पूछा। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अगर वो तन्हा है तो उसी के कैबिन में रात क्यों ना बसर की जाए। हाँ, मैं बिल्कुल तन्हा भी हूँ और टैक्स फ्री भी हूँ। क्या तुम मुझे मेरे कैबिन तक नहीं पहुँचाओगे? हाँ, तुम नशे में हो, तुम्हें तुम्हारे कैबिन तक पहुँचाना जरूरी है। आओ, मैंने उसका बाजू पकड़ कर कहा और उसने अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। मैं नशे में जरूर हूँ लेकिन मदहोश नहीं हूँ, बैगी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं खूब समझ रही हूँ, तुम सिर्फ मेरे कैबिन में रात गुजारना चाहते हो, लेकिन याद रखो तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरे होश उड़ गए। उसकी मतलूबा कीमत अदा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने अपने ओसान खता नहीं होने दिए। मैगी वाकई मदहोश नहीं थी। वो गलती किए बगैर मुझे अपने कैबिन तक ले आई। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। नहायत मुख्तसर सा कैबिन था जिसमें सिर्फ एक दीवार गिर नशिश नजर आ रही थी। अर्शे की खनकी से निजात मिलते ही मुझे खासे सुकून का एहसास हुआ। दीवार गिर नशिश के बाद कैबिन में सिर्फ इतनी जगह थी कि एक आदमी फर्श पर लेट सकता था और मौजूदा हालात में इतनी जगह मेरे लिए बहुत काफी थी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले मैगी से निमटना होगा।
तुम भी यहीं आ जाओ ना डार्लिंग, उसने दीवार की नशिश पर ढेर होते हुए कहा। वहां इतनी जगह नहीं है कि 2 आदमी लेट सके। मैंने उसे जान छुड़ाने की शरीफाना कोशिश की। तो फिर मुझको खुद तुम्हारे पास आना पड़ेगा, मैगी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मुस्कुराया। तुम्हें ज़हमत करने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैगी के होंठों पर एक फातियाना मुस्कुराहट उभरी। मैं हर हाल में अपनी पसंदीदा चीज हासिल कर लेने की आदी हूँ। मैं कोई जवाब दिए बगैर दीवार की नशिश की तरफ मुंह करके लेट गया। नशिश पर 2 अफराद की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैगी ने खिसक कर मेरे लिए जगह बनाई थी। मैं सीट के गोशे पर लेट गया और मैगी ने बेताबाना अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। उस पर सरशारी की सी कैफियत तारी होने लगी थी। उस वक्त जब तुमने कहा था कि टैक्स फ्री चीजें मुझे पसंद नहीं, तो मुझे गुस्सा आया था। वो जज्बात से बुझल आवाज में बोली। क्यों? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मेरे हाथ उसके कंधों के बाद उसकी नरम जिल्द वाली हुसैन गर्दन से गुजर रहे थे। तुमने मेरी तौहीन जो की थी, उसने कहा। लोग मुझे हासिल करने के लिए तरसते हैं। उसने मुझ पर बरस पड़ने की कोशिश की। मैंने गैर महसूस अंदाज में उसे खुद से दूर रखा था। मेरे हाथ उसके बालों से खेल रहे थे। मैगी की आंखें बंद हो चुकी थी और उसके होंठों से लज्जत अमेज सिसकारी खारिज हो रही थी। अब तुम सो जाओ, मैंने कहा। तुम्हें बहुत नींद आ रही है। नहीं, मैगी ने तड़प कर आंखें खोल दी। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। नशे की वजह से आंखें पहले ही सुर्ख थीं और अब तो उनमें जज्बात की सुर्खी शामिल हो गई थी। ये उसी रात और तुम्हारा कैफावर कुर्ब मैं जाया करने के मूड में नहीं हूँ। तुम अभी तक बैठे क्यों हो? लेट जाओ, बस 1 मिनट सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा। और उसके साथ ही मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर पहुंच गईं। ओह, वो मुस्कुराई। तुम इंजॉय करने के कायल हो, उसने सिसकारी लेकर कहा। तुम गलत समझ रही हो, मैं इंजॉय करता नहीं हूँ, इंजॉय कराता हूँ। इन अल्फाज के साथ ही मैंने उसकी कनपटी की एक मखसूस रग दबा दी। मैगी ने आंखें फाड़ कर मुझे देखने की कोशिश की। उसके होंठ भी खुले हुए थे। शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक तारी हो जाने वाली बेहोशी ने उसे कुछ कहने की मोहलत ही नहीं दी और उसकी गर्दन एक जानिब ढलक गई। मैं एक तवील सांस लेकर उसके पास से उठ गया। मैगी को सुबह होने से कबल होश नहीं आ सकता था। कैबिन मौसम की सर्दी से महफूज था, इसलिए मैंने मैगी के पैरों में पड़ा हुआ कंबल उठाया और उसे फर्श पर बिछाकर लेट गया। चंद घंटों की नींद बहुत जरूरी थी, जो अर्श पर नामुमकिन थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जल्दी नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह होने से कबल ही मेरी आंख खुली और मैं जल्दी से उठ बैठा। मैगी बेखबर सो रही थी। मैंने उसे कंबल उड़ाया और कैबिन से बाहर निकल आया। बाहर अभी तक अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन सुबह होने के आसार पैदा हो चले थे। गोया सफर का इख्तिताम करीब ही था। मुल्क के उजाले में डूवर की मशहूर जमाना चट्टानें दिखाई दे रही थी। चट्टानों के पहलू में शहर का कदीम किला बरकी रोशनियों से मुनव्वर था। समुद्री लहरों के शोर के दरमियान किले के दरो दीवार से फूटती रोशनियां अंधेरे से जंग करती हुई महसूस हो रही थी। मैं सहरज़दा थे अंदाज में उन रोशनियों को देखता रहा। कुछ देर के लिए तो मैं मौसम की शिद्दत से भी बेनियाज हो गया था। मैं सोच रहा था कि बस अब कुछ ही देर बाद डूवर की बंदरगाह करीब आ जाएगी और फिर हमारी उलझनों का एक दौर खत्म हो जाएगा।